माध्य निकालने में समस्याएं हो रही हैं, आपको यही नहीं पता चल रहा है कि अवर्गीकृत आंकड़ा का माध्य कैसे निकाला जाता है, वर्गीकृत आंकड़ा का माध्य कैसे निकाला जाता है, कब हम प्रत्यक्ष विधि, कब हम कल्पित माध्य विधि, कब हम पग विचलन विधि का प्रयोग करते हैं। तो चिंता नहीं करनी है मेरे लाल, मैं आपके लिए वो वीडियो लेकर आ चुका हूं जिसकी मदद से आप जरूर बता पाओगे कि कब आपको प्रत्यक्ष विधि लगाना है, कब आपको कल्पित माध्य विधि लगाना है, कब आपको पग विचलन विधि लगाना है। तो हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होकर अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो मैं सूरज कुमार वर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं नेक्स्ट टॉपर की अमेजिंग से प्लेटफॉर्म पे, जहां पे हम देश का भविष्य बनाते हैं। और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले माध्य निकालने की विधियां। सबसे पहले हम अवर्गीकृत आंकड़ों का माध्य निकालना सीखेंगे, जिसमें हमारे पास अवर्गीकृत और वर्गीकृत क्या होता है। चलो तो ये बताओ, अवर्गीकृत और वर्गीकृत से आपको क्या समझ में आता है? देखो मैं बताता हूं, ध्यान दो। जैसे मान लो मैं किसी क्लासरूम में गया, उस क्लासरूम में मान लो 100 लोग हैं। हो सकता है कि हम 100 लोगों से ऐसे रैंडमली खड़ा करके उनका मार्क्स पूछने लगा। मैंने पहली बार पूछा, किसी ने बोला 10 मार्क्स, किसी ने बोला 20 मार्क्स, किसी ने फिर बोला 10 मार्क्स, फिर किसी ने बोला 20 मार्क्स। मतलब रैंडमली वो मार्क्स बताते गए, लेकिन इसमें हमने कोई अरेंजमेंट नहीं किया, बस हम पूछते गए लिखते गए, पूछते गए लिखते गए। वैसे आंकड़ा जो होता है वो कहलाता है अवर्गीकृत आंकड़ा। लेकिन अगर मैं इसी को थोड़ा सा अरेंज करके पूछता कि बताओ कितने बच्चों का मार्क्स 0 से 10 के बीच में है, तो उसमें मान लो 5 लोग हाथ खड़ा करते हैं। कितने बच्चों का मार्क्स 10 से 20 के बीच में है, तो मान लो उसमें 10 लोग हाथ खड़ा करते हैं। तो देखो इसको मैंने क्रमबद्ध कर तरीके से एक पार्टिकुलर अरेंजमेंट में मैंने उनसे पूछा कि हाँ आंकड़ा हमने कलेक्ट किया कि 0 से 10 के बीच में, 10 से 20 के बीच में, 20 से 30 के बीच में, तो हमने इसको एक अरेंजमेंट दिया ना, ऐसे आंकड़ा को बोलेंगे वर्गीकृत आंकड़ा। तो सबसे पहले सीखते हैं हम अवर्गीकृत आंकड़ों का माध्य निकालना है। तो जैसे कि मैंने कुछ अवर्गीकृत आंकड़ा लिया हुआ है, जैसे कि मान लो सबसे पहले हमने 10 ले लिया है, 20 लिया है, 30 लिया है, 40 लिया है, 50 लिया है। अब इनका हमें क्या निकालना है? माध्य निकालना है। तो माध्य निकालने का सबसे आसान सा तरीका क्या होता है अवर्गीकृत आंकड़ों का, कि जो भी हमारे पास आंकड़ा दिया है सबको जोड़ दो, डिवाइडेड बाय कितने आंकड़े हैं। तो देखो यहाँ पे हमारे पास जो भी आंकड़ा है, कौन कौन सा आंकड़ा है सर? 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, सबको क्या करना है? जोड़ देना है। तो क्या हो जाएगा? 10 प्लस 20 प्लस 30 प्लस 40 प्लस 50 प्लस 60 प्लस 70 प्लस 80 प्लस क्या हो जाएगा? 90। यानी सभी आंकड़ों का योग, सम ऑफ ऑल द ऑब्जर्वेशन, ऑल द डेटा, ऑब्जर्वेशन बोल दो या फिर डेटा बोल दो, डिवाइडेड बाय, मतलब भाग देना है किससे? कितने आंकड़ा है। तो सर कितने आंकड़े हैं? टोटल 9 है। तो आंकड़ों की संख्या कितनी होगी? 9। जब इसको आप जोड़ोगे दिया जाएगा सर हमारे पास 450 बट्टा क्या हो जाएगा मेरे पास? ये जाएगा 9, ये हो गया हमारे पास 50। तो यानी हमारा माध्य क्या आ जाएगा? माध्य आ जाएगा हमारे पास 50। माध्य क्या आ जाएगा? 50। तो ऐसे हम निकालते हैं अवर्गीकृत आंकड़ों का माध्य, जिसमें सिंपली हमारे पास आंकड़ा दिया है, सबको जोड़ो, डिवाइड बाय कितने वो आंकड़ा है उसको नीचे से डिवाइड कर दो, बस आ जाता है। लेकिन जब हम आंकड़ों को एक क्रमबद्ध तरीके से उसको पार्टिकुलर अरेंजमेंट में सजा देते हैं, तो उसका हम कैसे निकालते हैं? उसे बोलते हैं वर्गीकृत आंकड़ों का माध्य निकालने की तरीका। तो ये 3 तरीके से निकाले जाते हैं। पहला तरीका होता है प्रत्यक्ष विधि, जिसे हम डायरेक्ट मेथड बोलते हैं। दूसरा होता है कल्पित माध्य विधि, जिसे हम एज्यूम मीन मेथड बोलते हैं। और तीसरा होता है सर पग विचलन विधि, स्टेप डेविएशन मेथड। तो एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले समझते हैं प्रत्यक्ष विधि को, डायरेक्ट मेथड को, है ना। चलो देखो, जैसे मान लो हमारे पास एक क्वेश्चन दिया था, हमारे पास क्वेश्चन दिया गया था, ये क्वेश्चन दिया गया था जिसमें हमारे पास वर्ग अंतराल और बारंबारता दिया गया था, फ्रीक्वेंसी दिया गया था। अब देखो वर्ग अंतराल, जिसमें मैंने बोला कि 0 से 2 के बीच में कितने लोग हैं, 2 से 4 के बीच में कितने लोग हैं। तो आप बोलोगे सर पहले इसके लिए एक वर्ग चिन्ह निकालना पड़ता है। और वर्ग चिन्ह क्या होता है? वर्ग चिन्ह होता है हमारे पास ऊपरी सीमा जो निचली सीमा बट्टा 2, यानी पहले के लिए ऊपरी सीमा अपर लिमिट जो लोअर लिमिट बट्टा 2। तो वही मैंने किया यहाँ पे। बताओ 0 प्लस 2 बट्टा 2 क्या होगा? 2। तो सभी के लिए हम वर्ग चिन्ह निकालेंगे। जनरली वर्ग चिन्ह जो होता है वो वर्ग अंतराल का बीच वाला पॉइंट। जैसे मान लो कि अगर 0 से 5 होगा तो बीच वाला क्या होगा सर? 2.5। अगर मान लो 0 से 10 होता तो बीच वाला क्या होता है सर? 5। ये वर्ग चिन्ह आता है, ये हमारा क्या आता है? वर्ग चिन्ह आता है ना। चलो तो यानी यहाँ पे हमने सबका क्या किया? सबका हमने वर्ग चिन्ह लिख लिया। बताओ इसके बीच में क्या है? 3, इसके बीच में क्या है? 5। वर्ग चिन्ह लिख लिया, है ना। आ जाओ नेक्स्ट, आ जाओ। वर्ग चिन्ह क्या होता है पहले समझ लो। देखो पहले क्या था हमारे पास, मान लो आंकड़ा, मान लो हमारे पास कोई मार्क्स आ रहा है 10 मार्क्स, तो एक ही लोग था, एक लोग का 10 लिख लिया। इसमें मान लो वर्ग चिन्ह क्या होता आ रहा है कि एक लोगों का 1 मार्क्स, 2 लोगों का 3 मार्क्स, 1 लोगों का 5 मार्क्स, 5 लोगों का 7 मार्क्स। समझ में? 7 7 7 5 लोग ऐसे करके। क्लियर? ये वर्ग चिन्ह आ गया। अब डायरेक्ट मेथड में क्या होता है? डायरेक्ट मेथड होता है प्रत्यक्ष विधि समेशन xi इंटू fi बटा समेशन fi। यानी जो भी हमारे पास xi है, जो भी ये वर्ग चिन्ह है, इसको हमने बारंबारता के साथ गुना करते हैं। सर क्यों गुना करते हैं ये समझा दो। देखो अभी हमने सीखा जो अवर्गीकृत आंकड़ा में क्या सीखा
कि 1 मान लो एक बार था, 2 3 कितनी बार था, 2 बार है, देखो 3 2 बार, 5 कितनी बार है, 1 बार, 7 कितनी बार, 5 बार। तो आप 7 को 5 बार जोड़ो, उससे अच्छा 7 को 5 से गुना कर दो। उसी तरह 3 को 2 बार जोड़ो इसका, या 3 को 2 से गुना कर दो। तो इसीलिए हम इसको गुना कर देते हैं एज कंपेयर टू, या एज बोल सकते हो कि उसको गुना, उसको जोड़ने से अच्छा क्या करो, गुना कर दो, आसानी से आंसर आ जाएगा। तो हम क्या करते हैं, इसको जोड़ने से अच्छा इसको गुना कर देते हैं। तो 1 × 1 1 हो गया, 3 × 2 6 हो गया, 5 × 1 5 हो गया। इस तरह करके हमने सबको गुना किया। जब हमने इसको जोड़ा, इनको ऊपर से लेकर नीचे तक जोड़ा, या तो इंडिविजुअली जोड़ते या पूरा जोड़े हमने, तो कितना ये आ गया हमारे पास 162, ठीक है। या फिर ऐसे करते सर 1 को 1 बार, 3 को 2 बार, 5 को 1 बार, 7 को 5 बार, सबको ऐसे भी जोड़ते तभी आता है आपके पास कितना, 162 आता है ना। तो यानी जो काम हम वहां पे कर रहे थे, सारे डेटा को हम जोड़ रहे थे, देखो सारे ऑब्जर्वेशन को हम एक ही साथ जोड़ रहे थे, वही काम हम यहां पे कर रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा पार्टिकुलर वे में, थोड़ा सा इसको सजा के। हमने क्या किया, एक यहां पे चिन्ह लगाया समेशन, इसका क्या नाम होता है, इसका नाम होता है समेशन। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है जोड़ना, क्या होता है, जोड़ना, ठीक है। तो हमने जोड़ना स्टार्ट किया, क्या किया, जोड़ना स्टार्ट, मतलब हमने इन सबको जोड़ा, कितना है इन सबको जोड़ने पे, यह 162। सेम चीज है, सारे ऑब्जर्वेशनों का, सारे आंकड़ों का जोड़ डिवाइड बाई कितने हमारे पास आंकड़ा है, कितना आंकड़ा है सर, ये टोटल है 20 बट्टा क्या हो गया 20। तो ये क्या आ गया हमारे पास, ये आ गया 8.1। चलो बढ़ते हैं दूसरे विधि पे, जिसका नाम है एज्यूम मीन मेथड, कल्पित माध्य विधि। एज्यूम मीन मेथड, कल्पित माध्य विधि। अब इसमें क्या होता है, देखो नाम से ही क्लियर है, कल्पित माध्य, यानी हम शुरू में ही अपने से कल्पना कर लेते हैं, हम अपने से मान लेते हैं कि कोई ना कोई माध्य होगा, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे जो हमारे पास एक्साई था, इस एक्साई में से आप किसी को भी मान सकते हो, इस वर्ग चिन्ह में से आप किसी को भी अपना माध्यम मान सकते हो। लेकिन मैं आइडियल केस लिए क्या करता हूं, बीच वाले को मानता हूं कि जब मैं जोड़ घटाव करूं तो वो जीरो, मतलब जीरो के आसपास है, या पॉजिटिव निगेटिव होता है कि कट जाए, जब कैलकुलेशन हो कट जाए। बल्कि मानना होता आप ऊपर से लेकर नीचे तक किसी को भी मान सकते हो अपना माध्य। तो हमने इसमें माध्य किसको मान लिया, अपना 7, नाम से क्लियर कल्पित माध्य, यानी अपना माध्य शुरू में ही मान लेना है। तो हमने क्या मान लिया, अपना माध्य 7। तो ये मैंने पहले लिख लिया कि हमने अपने कल्पित माध्य क्या मान लिया, 7। एक इसमें और टर्म आता है नया सा, डेविएशन, विचलन का, कि हमने जो माध्य माना है, हमारे माध्य से आपका माध्य कितना विचलित हो रहा है, या तो ज्यादा होगा या तो कम होगा, है ना। तो वही आता है डी, जो कि xi माइनस ए होता है। यानी जो भी चीज, जैसे मान लो कि पहला अगर डी देखना हमें xi माइनस ए, तो आप यहाँ पे क्या बोलोगे, आप यहाँ पे बोलोगे कि देखो पहला हमारा xi है, ये हमारे माध्य से कितना विचलित हो रहा है, तो सर माइनस का 6 विचलित हो रहा है। दूसरा क्या है 3, ये हमारे माध्य से कितना विचलित हो रहा है, सर माइनस का 4। तीसरा क्या है 5, ये हमारे माध्य से कितना विचलित हो रहा है, सर माइनस का 2। और तीसरा खुद यही है, 7 में से 7 का कितना, 0 विचलन हो रहा है ना। ऊपर माइनस में, नीचे वाला सब किस में आ जाएगा, सर प्लस में। इसका फायदा क्या होगा कि जब हम गुना करेंगे, जब इसका कैलकुलेशन करेंगे तो आसान हो जाएगा, प्लस माइनस कट जाएगा, ठीक है। जैसा काम हम डायरेक्ट मेथड में कर रहे थे, समेशन xi fi बट्टा समेशन fi, सेम काम यहाँ पे एक्स्ट्रा क्या होगा, di के साथ होगा। अब di का मल्टीप्लाई किसके साथ होगा, fi साथ। तो यानी di इंटू fi कर लिए, तो -6 × 1 -6, 2 × 6 12। इसी तरह करते करते ये आ गया, है ना। फॉर्मूला क्या होता है हमारे निकालने का, तो फॉर्मूला होता है हमारे पास a प्लस समेशन di इंटू fi बटा समेशन fi। सब कुछ सेम, हमने जो अपना माध्यम माना था, हो सकता है इसका निकालने के बाद ये इससे ज्यादा आ जाए या इससे कम आ जाए, यानी हमारे माध्य के बराबर भी आ सकता है। हमारे माध्य से कितना ज्यादा विचलित हो रहा है, या तो कम होगा या तो ज्यादा होगा, यही दो चीजें हो सकता है, वही काम करेंगे। तो यानी सर जो काम हम वहां पे करते आ रहे थे, समेशन xi fi बट्टा समेशन fi, वही काम यहाँ पे किसके साथ करना है, di के साथ। तो जैसे आप di इंटू fi करके लाओगे तो आपको पता चलेगा वो सर आएगा जोड़ने पे, कितना आएगा, इस जोड़ने पे आ जाएगा आपके पास 22। क्या आ जाएगा आपके पास 22। चलो, और समेशन fi तो ऑलरेडी हमने जोड़ रखा है, सेम क्वेश्चन के सॉल्व करते हैं, कितना है 20। सर हमने अपना माध्य शुरू में क्या माना था, सर 7 माना, तो यानी 7 प्लस 22 बट्टा 20। तो यहां से हो गया मेरे पास 7 प्लस ये हो गया 1.1, और यहां से भी क्या आया 8.1। अब यहां पे भी बहुत बच्चों को डाउट होगा क्या कि सर क्या तीनों विधि से माध्य सेम है, हाँ तीनों विधि माध्य निकालने की सेम विधि है, माध्य निकालने की तो विधि है, यानी तीनों से क्या अलग अलग माध्य आएगा, नहीं तीनों से सेम आने वाला है। तो ये था हमारा कल्पित माध्य विधि, इसमें हम शुरू में ही मानकर चलते हैं कल्पित माध्य। अब बताओ सर इसके जस्ट बाद आता है पग विचलन।
तो क्या उसमें कुछ डिफरेंस होता है? नहीं, यहां तक तो सेम होता है DI। अब इसके बाद हमें कारनामा करना है। जैसे हमारा प्रत्यक्ष में क्या था, देखो XI तक सेम, इसके बाद हमने कारनामा किया। इसमें क्या हुआ, XI के बाद DI तक सेम, उसके बाद हम कारनामा करेंगे किसमें, पग विचलन विधि में, है ना, स्टेप डेविएशन मेथड। स्टेप डेविएशन मेथड देखो सब कुछ सेम होता है, सब कुछ सेम, बस DI के बाद आपको अगला काम करना है। देखो तो कल्पित माध्य 7 हो गया, विचलन हो गया DI। अगला क्या होता है सर, एक इसमें हम EY निकालते हैं, और EY क्या होता है, वो होता है DI बट्टा H, यानी जो भी हमारा DI आया था उसमें H से डिवाइड करना। और H क्या होता है सर, वर्क का माप। देखो 0 से 2 में कितना का माप है, 2 का, 2 से 4 में कितना माप है, 2 का, 4 से 6 में कितना माप है, 2 का, तो वर्क माप कितना हो गया, 2। अब हम अगर यहाँ पे बात करें आपसे, तो यहाँ पे हमारे पास x का मान, x की बार, यानी हमारे पास मीन क्या है, तो मीन हमारे पास आ गया a प्लस, अब जो जो एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा चीजें है, पहले क्या था सर, पहले में समेसन XI FI बट्टा समेसन FI था, दूसरे में क्या है सर, समेसन DI FI आ गया, और सर तीसरे में क्या आना चाहिए, समेसन EY FI आना चाहिए, हाँ आ गया। लेकिन एक काम एक्स्ट्रा और हुआ, क्या, H भी आया, तो इसलिए हमने H से इधर मल्टीप्लाई किया। लॉजिक समझ में आया, हाँ सर बढ़िया। और जो हमने माध्यम माना था उससे कितना विचलित हो रहा था, इसलिए हमने एक के साथ कर दिया, सब कुछ सेम किया। चलो करते हैं, बताओ यहाँ से क्या जाएगा, यहाँ से हो जाएगा सर a प्लस, इसको जोड़ दो तो ये आ गया क्या, -3 -4 -1 0, ठीक है, प्लस का क्या हो गया 6, प्लस का 4, प्लस का 9, है ना, बट्टा क्या हो गया, समेसन FI क्या हो गया 20 इंटू H, H कितना, H है 2। सॉल्व कर लिया जाए, सॉल्व किया जाए, चलो करते हैं सॉल्व। आ जाओ, बताओ a का a तो हमने 7 मान रखा है, प्लस ये आ गया 2 4 और 3 7 और 7 1 8, ठीक है, तो यहाँ से हम काट देते हैं 8, तो यहाँ से 1 बच गया, 11 बचा हो गया, यहाँ बच गया सर 11 इंटू 2 बट्टा 20, तो अगेन सेम आ गया। बताओ ये आ गया 7 प्लस 1.1 कितना आ गया, ये आ गया हमारे पास 8.1। देखो यहाँ से भी क्या है, यहाँ पे वो देखो सेम आया, तीनों विधि से सेम आता है, तीनों से तीनों हमारे सेम आता है। तो मैं एक बार क्या करता हूँ, तीनों जगह से एक तरह से लिख देता हूँ। पहला बताओ प्रत्यक्ष विधि, देखो पहला प्रत्यक्ष विधि, कुछ नहीं, सिंपली हमें क्या करना है, मीन निकालने के लिए, सिंपली क्या करना है, मीन निकालने के लिए हमें क्या करना है, सिंपली समेसन XI FI बट्टा समेसन FI। और सेकेंड क्या होता है, पहला हो गया, सेकेंड क्या हो गया हमारे पास, कल्पित माध्य विधि, कल्पित माध्य विधि एज्यूम मीन मेथड, कल्पित माध्य विधि एज्यूम मीन मेथड क्या होगा, ये हो जाएगा हमारे पास समेसन, चलो इसमें हमने पहले मान रखा है, मीन मान रखा है, तो क्या होगा a प्लस समेसन DI FI बट्टा समेसन FI। जो जो एक्स्ट्रा मार्केट में आते जाते उसको इंट्रोड्यूस करते चलो। और तीसरा क्या हो जाएगा हमारे पास, तीसरा क्या हो जाएगा हमारे पास, पग विचलन विधि, पग विचलन विधि, पग विचलन विधि। और यहाँ पे क्या सर, मार्केट में एक नया टर्म आया EY, उसको लेके आओ, तो क्या होगा सर, ए तो था ही, वो हो गया समेसन EY FI बट्टा समेसन FI, और एक H भी आया था इंटू H कर लो, ठीक है। चलो अब यहाँ पे एक बहुत ही बड़ा सा क्वेश्चन आता है सभी बच्चों के मन में कि सर हम कब किस विधि का उपयोग करते हैं। देखो सबसे पहले तो अगर क्वेश्चन में मेंशन नहीं किया गया है कि कल्पित माध्य से बनाना है या पग विचलन से बनाना है, तो आप हमेशा हमेशा डायरेक्ट मेथड प्रत्यक्ष विधि का उपयोग कर सकते हो। लेकिन अगर क्वेश्चन में बोल दिया गया है कि इसे पग विचलन से बनाना है, इसे कल्पित माध्य से बनाना है, तो उसको उसी विधि से बनाना है, ठीक है। अब होता क्या, कभी कभी बहुत सारे ज़्यादा गुना करना होता है, बहुत सारे लेंदी गुना वाले आ जाते हैं, मतलब गुणनफल वाला आ जाते हैं या डिवाइड वाला आते हैं, तो उस केस में आप कोशिश करना पग विचलन विधि का उपयोग करना, क्योंकि पग विचलन में क्या होता है, आप थोड़ा सा ध्यान से देखोगे तो इस बार माइनस माइनस प्लस प्लस ये आसानी से कैंसिल आउट हो जाते हैं, तो इसमें गुना कम करना पड़ता है ना, तो यहाँ गुणनफल ज़्यादा आ रहे हो तो वहाँ पग विचलन का उपयोग कर सकते हो। चलो तो मैं क्या करता हूँ, आपके लिए एक होमवर्क देता हूँ, इस होमवर्क को आपको सेल्फ ट्राई करना, और इसका आंसर आपको कहाँ करना हो, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना है। कहाँ करना होगा इसका आंसर, आपको कमेंट बॉक्स में करना है। तो उम्मीद करते हैं आपको माध्य निकालने की, अवर्गीकृत आंकड़ों का माध्य कैसे निकाला जाता है, वर्गीकृत आंकड़ों का माध्य कैसे निकाला जाता है, कब हम कौन सा विधि यूज करेंगे, ये सब कुछ अच्छे से पता चल गया होगा।